नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनवायरनमेंट का ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य 3 सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसमें। तो जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं चैप्टर के पूरे, वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। उसके बाद इसके MCQ को देखेंगे। तो इसमें पहला जो फैक्ट दिया गया, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जल चक्र तथा गैसीय चक्र आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा फैक्ट है, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादों के द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को सकल प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, और उत्पादकों की श्वसन क्रिया के पश्चात बची हुई जो ऊर्जा होती है उसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। तो सकल प्राथमिक उत्पादन किसको कहा जाता है और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन किसको कहा जाता है, ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखिएगा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जीव भार के रूप में संचित रहता है, जो कि शाकाहारियों एवं अपघटकों के लिए भोजन के काम में आता है। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन दलदली क्षेत्रों तथा पशुअरी की प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ये एस्चुअरी है। ठीक है, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसको फूड चेन, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है इसमें कि परितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं तथा ये आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में इस तरह से एक प्रश्न लिया था। जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के किसी प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में प्रदूषक के अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर निष्कासन से अधिक होती है। आहार श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर जब प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता है तो इस क्रिया को जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से जाना जाता है। देखिए, एल्टन महोदय ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसे एल्टेरोनियन पिरामिड के भी नाम से हम जानते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर पिरामिड होता है, यानी संख्या पिरामिड, उसके बाद बायोमास पिरामिड और उसके बाद फिर एनर्जी पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, बाकी दोनों पिरामिड जो हैं उल्टे और सीधे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनते रहते हैं। इनमें संख्या और बायोमास के पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों रूप में, जबकि ऊर्जा वही जो मैंने आपको बताया वो है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजाति के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, उसको कहा जाता है क्या? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इस प्रकार इस परिवर्तन में जैविक अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं और यह अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब कि खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं, जहाँ पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, में होता है। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आता है। प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ये प्रश्न पूछा गया है। वे समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास बनाते हैं अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं और इन समुदाय की वृद्धि दर जो होता है वो बहुत अधिक होती है, किंतु इनका जीवन काल बहुत कम होता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरमोत्कर्ष समुदाय कहा जाता है और यह समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल और दीर्घकालिक होता है। वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको इकोलॉजिकल इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है, यानी पारिस्थितिकी दक्षता के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थी जो कि चैप्टर की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये डेफिनेशंस को जरूर माइंड में रखिएगा। अब हम इसके MCQ को 1 बाय 1 लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन देखिए याद रहेंगी तो मतलब जो प्रश्न आएंगे MCQ उनको करने में आसानी होगी। पहला जो इसमें MCQ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। और दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशोन्मुख होता है। ये एक दिशीय होता है, बहुदिशोन्मुख नहीं होता है।
बाकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों के जैव भार के रूप में संचित होता है। बिल्कुल सही, केवल एक यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारक कारक क्या है? वो सौर ऊर्जा की मात्रा होती है। और दूसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन दलदली क्षेत्रों तथा एस्चुअरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। और एकमात्र निर्धारक सौर ऊर्जा ही नहीं है, बाकी और भी उसके कारक हो सकते हैं। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ऐसा नहीं होता है। और खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे द्वारा खाई जाती है उसका निर्देशन करती है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे केवल एक सही होगा, बाकी 2 और 3 क्या होगा? वो गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जैव संचयन कहा जाता है। अभी हमने डेफिनेशन ही देखा है। और दूसरा है, जैव संचयन की प्रक्रिया में संदूषक के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है। तो एक समान नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल, मूषक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे अपर लेवल पर होगा सबसे उसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा वहीं पे सीमित होगी, यानी सबसे ज़्यादा वहीं पे वो संचित होगा। तो अपर लेवल पे क्या है? बाज है। तो बाज में सबसे ज़्यादा जो पीड़कनाशी होंगे उनका इफेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संख्या के पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है। तो बड़े वृक्षों में जैव मतलब संख्या का सीधा पिरामिड नहीं, वो उल्टा पिरामिड बनेगा, क्योंकि बड़े वृक्ष जो होते हैं वो इस तरह से फैलाव लिए होते हैं। तो ठीक है, तो जड़ पे जो होगा वो कम होगा और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा, 6 का पहला ही सही होगा। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे उत्पादकता के क्रम में, यानी घटती उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में होगा, उसके बाद कहाँ पे होगा? उसके बाद घास स्थल में होगा, उसके बाद झील में होगा, उसके बाद महासागर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे महासागर में सबसे ज़्यादा जो परितंत्रों की उत्पादकता होगी वो होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नांकित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला है, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, और दूसरा है पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, अधःस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो यहाँ पे पोषक तत्वों को सतह पर लाकर ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी अपघटक सतह पर नहीं, अधःस्थलीय ये भी गलत होगा। तो केवल 2 सही होगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कुछ नहीं होगा तो नग्नीकरण होगा, प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगा, फिर स्थिरीकरण होगा। भाई जब भी कोई एक न्यू एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ कुछ नहीं होगा, उसके बाद प्रवास आएगा, फिर उसके बाद उसकी आस्थापना होगी, फिर कुछ एक रिएक्शन होगा 2-3 समुदायों के बीच में, उसके बाद फिर वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ एक ही कोई बचेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी सहचार्य है? तो सहवाल और कवक का कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो देखिए, जीवभार का जो पिरामिड होगा वो तालाब के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तालाब में सबसे जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो यहाँ होंगी और बाकी उसके नीचे जो सबसे जीव होंगे वो कम होंगे। भाई तालाब में ऊपर सबसे ज़्यादा जीव होते हैं, नीचे आते आते जीव क्या होते हैं? कम होने लगते हैं, तो तालाब में आएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो मानव क्या है? तो वो सब कुछ है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सब कुछ है। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है पूछा जा रहा है। तो सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता किसकी होगी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की होगी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये कुछ इससे महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू थे। इसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, कि वो कैसे इधर उधर मूव कर रहे हैं। पहला फैक्ट है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्व तथा ऊर्जा का प्रवाह सजीव की सृष्टि हेतु आवश्यक है। बिल्कुल सही है। और जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला बृहद स्तरीय तत्व, दूसरा गौण स्तरीय तत्व, तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं। बृहद पोषक तत्वों की ये मात्रा है, मात्रा जो है वो शुष्क जैवभार के 1% से अधिक होती है तथा पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों की गतिशीलता को क्या कहा जाता है? पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गैसीय चक्र होता है, इसमें पोषक तत्वों का भंडारण या तो वायु या समुद्र में होता है, और दूसरा है अवसादी चक्र, इसमें पोषक तत्वों का भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के रूप में सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार का 80.5% भाग प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है, अतः इस तत्व के चक्र को जल चक्र यानी H2O साइकिल भी कहा जाता है। जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन से बना है तथा समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है? नियमित करता है। जीवाश्म ईंधन कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधों तथा प्राणियों द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता। मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है क्योंकि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। आणविक नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र एवं सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों द्वारा होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं, जैसे कौन कौन से हैं? एनाबीना है, ओलोसीरा है और नास्टाक है। नाम आप याद रखिएगा, कई बार इससे पूछा जाता है। इसके बाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया में परिवर्तित होना क्या कहता है? उसको कहा जाता है अमोनियाकरण। इसके बाद अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। प्रारंभ में नाइट्रोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है। इसके बाद नाइटोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। नाइट्रीकरण का ठीक विपरीत क्या होता है? तो उसको विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे, पेड़ पौधे तथा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपर्दन से होता है। मृदा घोल में फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। इसके बाद चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन और जैविक पदार्थ के जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का स्थलीय एवं जलीय परितंत्र तक गमन होता है। सल्फर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह गैसीय तथा अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। सल्फर के अन्य स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोटों, जीवाश्म ईंधनों के जलने द्वारा निकली हुई जो गैस होती है वो सब सारी इसमें आती है। पहला प्रश्न है स्वच्छ जल और उनका प्रतिशत कहाँ कहाँ पे? तो हिम और ग्लेशियर में कितना प्रतिशत है? तो वो 75% है। ठीक है। इसके बाद भूमिगत जल में 24% है। अगर झीलों की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3% और नदी की बात करेंगे तो सबसे कम आपको 0.03% ये मिलेगा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो वह क्या है? तो वह है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोतों के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करना है आपको कि असत्य कथन इनमें से कौन सा है। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सही है। ज्वालामुखी क्रिया तथा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। और
अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का सी असत्य कथन है, बाकी जंगल में लगने वाली आग ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो इसमें से कौन कौन सी जोड़ती हैं, प्रकाश संश्लेषण को छोड़ दीजिए, बाकी सारा आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से O2 रिलीज होती है। बाकी श्वसन है, जैव पदार्थों का अपक्षय है और ज्वालामुखी क्रियाएं, इनसे सबसे CO2 एडिशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा कथन दिया गया कि कार्बन चक्र में सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। और इसके बाद तीसरा जो कथन दिया गया है, स्यूडोमोनास एक नाइट्रीकारक जीवाणु है। और चौथा जो दिया, सल्फर चक्र गैसीय व औषधि दोनों चक्रों में पाया जाता है। तो ये हमने देखा दोनों पाया जाता है। स्यूडोमोनास जो है ये एक नाइट्रीकरण जीवाणु नहीं है, बाकी इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये करेक्ट होगा। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा नहीं बढ़ाएगा, वो प्रकाश संश्लेषण ही होगा जो नहीं बढ़ाएगा। फास्फोरस के संदर्भ में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियों एवं दांत आदि बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन इसमें है कि प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि ऐसा नहीं, हमने ऊपर ही देखा है। तो बी गलत हो जाएगा। और बाकी पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों से होता है। और फास्फोरस चक्र को औषधि चक्र में शामिल किया जाता है, भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का एक कारक है, तो आप जानते हैं। तीसरा है वेजियाटोआ की कुछ प्रजातियां अपचयन द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से तत्व से सल्फर को तत्व स्वरूप बदल देती हैं। और चौथा है न्यूरोस्पोरा तथा एस्पेरजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करने में सहायक होते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो तीसरा है, बेजियाटोवा की कुछ प्रजातियां अपचयन द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर के तत्व को स्वरूप में बदल देती हैं, तो ये गलत है। बाकी 1, 2 और 4 यहाँ पे ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो चक्रण को क्या कहते हैं अभी हमने देखा ही, तो वो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं उसको। सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो जाहिर सी बात है जल चक्र की होगी सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड थे। इसके बाद हम पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।